यह कहानी है एक ऐसे गुमनाम हीरो की जो कि भारतीय फौज में रहते हुए जब वो हिटलर से मिलता है तो हिटलर से मांग करता है कि मुझे आपके तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है तो एक अच्छे हथियारों की जिससे कि मैं अपने देश को आज़ाद करा सकूं। ये कहानी है एक ऐसे सूरवीर की जो कि देश को आज़ाद तो कराता है, लेकिन आज़ादी के टाइम पर जो जिस घर में वो आज़ाद रहना चाहता है उस घर में नहीं रह पाता है। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो कि एक आम जीवन से अपना जो राज्यसभा तक का जो सफ़र है वो तय करता है और वो लड़ाई लड़ता है रंगून में और अंग्रेजी हुकूमत को नाकों तले चने चबा देता है। ये उस गुमनाम हीरो की कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। मैं ये जो कहानी सुना रहा हूँ वो सुना रहा हूँ सूबेदार प्रगट सिंह के कहने से। 95 साल के सूबेदार प्रगट सिंह ने मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने कहा कि इस कहानी के बारे में, ये जो एक गुमनाम हीरो है उसके बारे में मुझे बताना चाहिए, तो मैं इसी गुमनाम हीरो के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कहानी है जनरल मोहन सिंह की। मोहन सिंह, तारा सिंह और हुकुम कौर इन दोनों के घर में पैदा होते हैं और इनके जो पिताजी थे मोहन सिंह के, वो मोहन सिंह के जन्म से 2 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इनका मोहन सिंह का जो भी पालन पोषण है वो होता है इनके ननिहाल में। ननिहाल था उगो के, जो इनका गांव था वो था उगो के सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है। 1927 में ये इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं और तमाम प्रमोशंस पाने के बाद में फिर इनकी एक 2.5 साल की आईएमए में ट्रेनिंग के बाद, जो आईएमए देहरादून है वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद 1934 में इन्हें कमीशन किया जाता है। फिर इसी बीच में तमाम जो फौज में अपने जो काम है वो करते रहते हैं और 1939 में 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। इसी बीच जो मोहन सिंह है वो अपने एक फौजी दोस्त जो कि अफसर था उसकी बहन से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में फिर वो निकल जाते हैं। वो 1940 में, दिसंबर 1940 में शादी करते हैं और उसके बाद में निकल जाते हैं मलाया के लिए, क्योंकि जो भारतीय फौज थी उन्हें ब्रिटिशर्स के अंदर ही युद्ध लड़ना था, जहाँ पर भी वो भेजे तो उन्हें मलाया भेजा जाता है 4 मार्च 1941 को। 4 मार्च 1941 को जापान में एंटर करने के बाद, मतलब मलाया भेजा जाता है, उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में अचानक से जो जापान है वो एंट्री करता है और जापान जो एंट्री करता है, ये जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में एक सरप्राइज एंट्री होती है, क्योंकि उससे पहले वो उसका पार्ट नहीं था और अमेरिकन एयरबेस पर जो है अटैक जापान की सीमा कर, जापान की जो सेना है वो कर देती है। इसी बीच जो एक इंडियन ट्रूप्स थे जो कि मलाया में युद्ध लड़ रहे थे जापानी सेना के साथ, तो इसी बीच में क्या होता है कि एक इंडियन ट्रूप ज्ञानी प्रीतम सिंह सरेंडर कर देते हैं 4 दिसंबर 1941 को और एग्रीमेंट ऑफ कोलैबोरेशन जापानी ऑफिसर मेजर फुजीवारा के साथ में वो साइन कर लेते हैं। इसी बीच 15 दिसंबर के आसपास जो कैप्टन मोहन सिंह है वो भी जो है सरेंडर कर देते हैं अपना जितने भी सैनिक हैं उनके साथ में। अब इस यहाँ पर जो व्यवस्था को ठीक ठाक चलाने के लिए मोहन सिंह को जिम्मेदारी दी जाती है। मोहन सिंह को जिम्मेदारी दी जाती है कुआलालंपुर की, जो कि एक शहर है, उस शहर की जिम्मेदारी दी जाती है, वो भी मात्र 3500 प्रिजनर ऑफ वॉर्स, मतलब जो युद्धबंदी थे उनके साथ में, कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो ठीक से चलाई जा सके। जब 11 जनवरी को
ये जो काम है वो किया जाता है। और जब वहाँ पर जो तमाम जो व्यवस्था है वो सही चलती है, उसके बाद में उन्हें 15 फरवरी को भेजा जाता है 85,000 ब्रिटिश ट्रूप्स, मतलब 85,000 जो अंग्रेजी सेना के जो सोल्जर्स थे उनके साथ में भेजा था, जिनमें से कि 45,000 इंडियन सोल्जर्स होते हैं। तभी मोहन सिंह वॉलेंटरीली पूछते हैं कि कौन कौन चाहता है कि हम अपने जो देश है, जो कि हम आज़ाद हिंद फौज जो बना रहे हैं, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए बना रहे हैं, उसमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं। तो काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो हाँ करते हैं। और हाँ करने के बाद में शुरू में जो काफ़ी तादाद में करते हैं, फिर उसके बाद में ये जो नंबर है वो बढ़ता जाता है और सितंबर 1942 में ये जो नंबर है वो पहुंच जाता है लगभग 40,000 लोगों के साथ, जो इस आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में जो मोहन सिंह है उन्हें जनरल की पोस्ट दे दी जाती है, डेजिग्नेट कर दिए जाते हैं जनरल पोस्ट पर। वहीं पर 15 से 23 दिसंबर 1942 में बैंकॉक कॉन्फ्रेंस होती है, और उस बैंकॉक कॉन्फ्रेंस को जो हेड कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं रास बिहारी बोस, जो कि जून 1915 में ही भारत को छोड़कर जा चुके थे और विदेश से ही, जो जापान में रहते हुए ही जो फ्रीडम स्ट्रगल था भारत का, उसमें जिस तरीके से भी अपनी जो सहायता है वो प्रोवाइड कर सकते थे वो कर रहे थे। तो इन्हीं के जो लीडरशिप में ये कॉन्फ्रेंस होती है 15 से 23 जून के बीच में 1942 में। वहीं पर इसी कॉन्फ्रेंस में मोहन सिंह को कमांडर इन चीफ की, जो इंडियन नेशनल आर्मी में कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। लेकिन मोहन सिंह थे कि वो बहुत चालाक थे, चतुर थे। तो मोहन सिंह को लगा कि ये जो जापानी सेना है वो हमारा गलत उपयोग करना चाहती है। तभी इसी की जो भनक है वो लग जाती है जापानी ऑफिसर्स को। तो जापानी ऑफिसर्स क्या करते हैं, 29 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह को उनकी जो पोस्ट थी कमांडर इन चीफ की उससे हटा देते हैं। और उससे हटाने के बाद में मोहन सिंह को डिटेन कर लिया जाता है और कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो है कस्टडी में रहते हैं और इन्हें जेल में भी डाल दिया जाता है। उसके बाद में एंट्री होती है भारत के हीरो, जिसके बारे में कौन नहीं जानता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से लौटते हैं और जर्मनी से लौटने के बाद में वो जो जापानी ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते हैं और दरख्वास्त लगाते हैं कि मोहन सिंह को छोड़ा जाना चाहिए, और जिसके बाद में मोहन सिंह को छोड़ दिया जाता है। मोहन सिंह को छोड़ने के बाद में उनकी जो पुरानी पोस्ट है कमांडर इन चीफ की वो उन्हें वापस मिल जाती है। वहीं पर ये जो सुप्रीम कमांडर की पोस्ट है आईएनए के अंडर इंडियन नेशनल आर्मी के अंडर, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास में खुद रहती है। मतलब जो कमांडर इन चीफ की जो पोजीशन है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद रखते हैं। और आईएनए बर्मा में फिर इसके बाद में जो युद्ध है वो लड़ती है। आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो वहाँ पर युद्ध लड़ती है। युद्ध लड़ने के बाद में 1944 में अंग्रेजी फौज के साथ में, और फिर ये जो युद्ध है वो चलता रहता है, और युद्ध चलता है 14 अगस्त 1945 को, क्योंकि ये वही दिन होता है जिस दिन इंडियन नेशनल आर्मी अपना जो युद्ध है वो हार जाती है। देखिए इसके बीच में जो बार बार जो बात होती है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत बात होती है, चाहे वो आईएनए हो चाहे वो आज़ाद हिंद फौज हो। इन दोनों के बारे में जब कभी भी बात होती है तो सुभाष चंद्र बोस की बात जरूर होती है। लेकिन हम बहुत सारे जो हीरोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस ने अकेले नहीं कर लिया था, उनके पीछे भी एक फौज थी जो कि पागल थी कि अपने देश को किसी भी तरीके से आज़ाद किया जाए। तो उस फौज में से एक ये मोहन सिंह थे। तो 14 अगस्त 1945 को जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसके जो सोल्जर्स हैं उनमें से लगभग 20,000 के लगभग सोल्जर्स को जो ब्रिटिश आर्मी है वो युद्धबंदी बना लेती है।
और युद्धबंदी बनाने के बाद में, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस थे, तो उन्हें भारत वापस भेजा जाता है और जेल में रखा जाता है। जेल में रखने के बाद में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। आईएनए वहाँ पर जो युद्ध है वो हार चुकी है। उसके बाद में फिर जो नेताजी की मौत का कि कैसे हुई वो भी एक संदिग्ध है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड में हैं, लेकिन क्योंकि आज की हमारी जो कहानी है उसके हीरो मोहन सिंह हैं, तो हम थोड़ा सा इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। देश आज़ाद तो होता है, लेकिन आज़ादी के लिए जितने भी लोग थे उनमें से मोहन सिंह भी एक जो अपनी भूमिका थे जिस तरीके से निभा सकते थे, एक बहुत अच्छी भूमिका से वो निभा रहे थे। वो भी रहना चाहते होंगे कि मेरा देश आज़ाद होगा, मैं अपने घर में रहूँगा, लेकिन मोहन सिंह अपने घर में नहीं रह पाते, क्योंकि जब देश आज़ाद होता है, देश आज़ाद होता है दो हिस्सों में। भारत तो आज़ाद होता ही है, लेकिन भारत को मुफ्त में एक और देश बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है पाकिस्तान। क्योंकि मोहन सिंह का जो घर बार था, जितना भी जो भी खेती वगैरह थी, रिश्तेदार थे, वो ज़्यादातर उसी इलाके में थे जो कि पाकिस्तान में है। तो उसके बाद में लोगों के बहुत कहने के बाद जब देश आज़ाद होता है, तो लोगों के, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते थे कि मोहन सिंह को और ये जितने भी युद्धबंदी है उन्हें बाहर निकाला जाए, तो उसमें से मोहन सिंह का भी रिलीज़ किया जाता है। और जब ये देश आज़ाद होने के बाद की बात है, वहीं पर क्या होता है कि जो मोहन सिंह है, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, तो उसके बाद में मोहन सिंह को अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ता है। और घर छोड़ने के बाद में वो एक रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। और रिफ्यूजी कैंप में कुछ दिन बिताने के बाद मोहन सिंह को जगह दी जाती है, ज़मीन दी जाती है लुधियाना के पास में। लुधियाना के पास में जहाँ उन्हें ज़मीन दी जाती है उसका नाम है जुगियाना, वो जो गांव है उसका। फिर जो मोहन सिंह है वो राजनीति में आते हैं। राजनीति में जुड़ने के बाद में 2 बार वो जो राज्यसभा सांसद बनते हैं। और इन दोनों के दोनों टर्म्स में मोहन सिंह अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ यही लड़ाई लड़ते हैं कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो, हर जगह पर वो यही लड़ाई लड़ते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की भी एक बड़ी भूमिका है देश को आज़ाद कराने में। तो क्यों ना हम उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का जो उपाधि है वो हम उन्हें क्यों नहीं देते, हम उन्हें दर्जा स्वतंत्रता सेनानी का क्यों नहीं देते। तो ये जो लड़ाई है वो लड़ते रहते हैं और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। और फिर दिन आता है जिस दिन सभी को ये जो देश है, ये जो माँ है, जो कि धरती माँ है, वो छोड़नी पड़ती है। 26 दिसंबर 1989 को ये जो मोहन सिंह हैं उन्हें जो है धरती माँ में विलीन हो जाते हैं, पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि हमने बहुत सारे जो हीरोज़ हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों में बहुत सारे हीरो हैं जो कि भारतीय हीरो हैं, भारतीय सेना के हीरो हैं। हम उनके बारे में जो बात है वो क्यों नहीं करते? क्या चीज़ है जो हमें उनके बारे में बात करने से रोकती है? क्यों ना ये जो छुपे हुए हीरो हैं उनके बारे में बात की जाए। तो ये जो पहल है वो हमने उठाई है, ये उसका एपिसोड 2 था। और आगे भी इसी तरीके से जो एपिसोड्स है वो आते रहेंगे, इसी तरीके से जो कहानी के रूप में हम उनके बारे में बताते रहेंगे। देखिए, जो मोहन सिंह हैं वो चाहते तो अपने लिए बहुत सारा हिटलर से पैसा मांग सकते थे, वो चाहते तो अपना जो घर है उसे भर सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में अगर कोई सबसे पहले था वो था भारत।
कि भारत को अंग्रेजों से किस तरीके से रिहा किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। तो उनके दिमाग में वही था। तो अपने बारे में ना सोचते हुए देश के बारे में जो सोचता है वो सैनिक होता है, वो असली सैनिक होता है। वो इस देश में रहने का, इस देश को अपने तरीके से चलाने का असली हकदार है, जो कि देश के बारे में सोचता है, फिर चाहे वो आर्मी से हो चाहे आर्मी के बाहर का हो। तो ये थी आज की हमारी कहानी। बाकी का आपको ये जो कहानी है वो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।